नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे कार्यक्रम फिटनेस मंत्रा में। मैं विश्वेंदु जयपुरिया। आज की भागदौड़ जिंदगी में ये बेहद जरूरी है कि हम स्वस्थ रहे। हम बहुत सारे वो कार्य करते हैं जिससे हमारा शरीर तंदुरुस्त रहे, लेकिन फिर भी हम बीमार पड़ जाते हैं। और बहुत सारे ऐसे केस है जब हमें पता नहीं चलता कि हमें कैसे डॉक्टर से संपर्क करना है, किस डॉक्टर के पास जाना है। तो इसी विषय पर मेरे साथ आज एक यूरोलॉजिस्ट मौजूद है। मैं बता दूं आपको कि यूरोलॉजिस्ट बेहद एक अहम पार्ट है मेडिकल लाइन का, तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि कब हमें इनसे मिलना है। तो हम डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह से इस पर बात करेंगे। ये युवा डॉक्टर है और हजारीबाग के पहले यूरोलॉजिस्ट है जो अपनी सेवाएं यहाँ दे रहे हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आप मूलतः कहाँ के हैं और हजारीबाग से क्या जुड़ा हुआ है आपका? मैं प्रॉपरली सिवान से हूँ। मैं बॉर्न एंड बॉट अप सिवान में जन्म हुआ एंड स्कूलिंग सब मेरा पटना में हुआ। बाकी जितने भी मेडिकल रिलेटेड जो टीचिंग हुआ वो दरभंगा, और उसके बाद जो सुपर स्पेशलिटी जो यूरोलॉजी है वो मैंने कलकत्ता से किया। तो हजारीबाग से क्या कनेक्शन है? हजारीबाग बेसिकली वाइफ के रिलेशंस हैं हजारीबाग में, और एक अगर लगाव था पहले से कि हजारीबाग रांची हजारीबाग से मेरा बहुत पहले से रिलेशंस था। डॉक्टर साहब, बहुत लोग यूरोलॉजिस्ट का मतलब समझ नहीं पाते हैं, तो इस इंटरव्यू में हम आगे बढ़े तो सबसे पहले, क्योंकि बहुत अहम है यूरोलॉजिस्ट का रोल, बहुत अहम, तो इसके बारे में डिटेल बताएं। क्या है यूरोलॉजी, यूरोलॉजिस्ट का क्या रोल है और लोगों को कब संपर्क करना चाहिए यूरोलॉजिस्ट से? यूरोलॉजी बेसिकली किडनी, पेशाब का थैली, प्रोस्टेट, पेशाब का नली रिलेटेड जो भी बीमारी है उसको यूरोलॉजी डील करता है। तो किडनी के बीमारी दो तरह के होते हैं। एक जो मेडिसिन से डील होता है वो नेफ्रोलॉजी डील करते हैं, और यूरोलॉजी पार्ट जो है प्राइमरली सर्जिकल पार्ट होता है। तो किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, प्रोस्टेट एंड यूरेथ्रा, ये यूरोलॉजी के अंदर आता है, सर्जिकल पार्ट इसका। तो लोगों को कब संपर्क करना चाहिए? बहुत बार लोगों को पता नहीं चलता, या बहुत कहूँ झिझक के मारे लोग जाते नहीं हैं। देखिए, यूरोलॉजिस्ट के पास बहुत सारे कॉमन फीचर्स हैं। जैसे मेल और फीमेल को अगर हम अलग अलग कर देते हैं, पहले हम मेल पे डिस्कस करते हैं। मेल पे अगर डिस्कस करते हैं तो एक एज के बाद, यानी 50s के बाद, 50 या 60s के बाद मेल पेशेंट्स में जनरली यूरिनरी प्रॉब्लम्स बहुत होता है। जैसे बार बार पेशाब लगना, पेशाब का धार पतला हो जाना, रात में बार बार पेशाब उठ के जाना, जोड़ लगाना, उसके बाद में पेशाब का धार पतला हो रहा है। तो ये सब कॉमन फीचर्स है प्रोस्टेट के इनलार्जमेंट का। या पतला पेशाब का धार होने से हो सकता है कि पेशाब का नली सिकुड़ गया, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर उसे बोलते हैं। तो इस सब कंडीशन, अगर ये सब इनिशियल फीचर्स अगर मिलता है तो आपको यूरोलॉजिस्ट को कंसर्न करना चाहिए। इसके अलावा अगर ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर, दैट इज पेशाब का थैली, पेशाब के थैली में इन्फेक्शन, जो यूटीआई जैसे हम लोग कॉमन वर्ड्स में बोलते हैं, तो उसमें भी बार बार पेशाब होता है। या पेशाब में खून आना, जो एक अलार्मिंग साइन है। अगर लाल यूरिन हो रहा है, रेड यूरिन हो रहा है, तो वो एक अलार्मिंग साइन है। इसमें चांसेस कैंसर का बढ़ जाता है, ब्लैडर के कैंसर का। तो ये एक अलार्मिंग साइन है अगर रेड यूरिन हो रहा है, जिसको हम लोग अपने मेडिकल टर्म्स में हेमेचूरिया बोलते हैं। तो अगर इस तरह का रेड यूरिन हो रहा है, लाल यूरिन हो रहा है, तो आपको अर्जेंटली अपने मतलब नियरेस्ट यूरोलॉजिकल सेंटर में कंसर्न करना चाहिए। साथ में अब अगर हम ऊपर चलते हैं तो किडनी और यूरेटर, किडनी यानी गुर्दा, और यूरेटर जो कनेक्टिंग पाइप है जो किडनी से यूरिन को लेके आपको पेशाब की थैली में लेके जाता है। तो इसमें सबसे कॉमन होता है इन्फेक्शन के अलावा पत्थर। किडनी में भी पत्थर हो सकता है, दोनों साइड किडनी में हो सकता है, एक साइड किडनी में भी हो सकता है, और यूरेटर में भी पत्थर हो सकता है। तो पत्थर का अलग अलग सिम्टम्स है, पेट में दर्द, पेशाब में जलन, पेशाब में खून आना, मतलब बहुत सारे फीचर्स हैं। तो इस तरह का जब भी पेट में दर्द हो, तो हर पेट का दर्द अपेंडिक्स या गॉल ब्लैडर नहीं होता है। बिल्कुल। तो अगर पेट में दर्द हो रहा है, आपने दर्द की बात की, तो ये कैसे हम समझे कि कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो रहा है कि हमें यूरोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए? देखिए, अगर किडनी स्टोन के चलते पेट में दर्द है तो नॉर्मली जो पेट का दर्द गॉल ब्लैडर या अपेंडिक्स के चलते होता है, और जो किडनी स्टोन के चलते होता है, किडनी स्टोन के चलते जो दर्द होता है वो हमेशा पीछे से आते हुए और आगे की तरफ जाता है। तो जो भी पेशेंट या जो भी नोन टू है, उनको अगर दर्द ऐसे पीछे से आते हुए अगर आगे की तरफ जा रहा है,
नीचे पेशाब के रास्ते की तरफ, तो आपको सजग होना पड़ेगा कि हो सकता है ये पत्थर के चलते कहीं ना कहीं कुछ है, तब ऐसा दर्द हो रहा है। डॉक्टर साहब, बिहार झारखंड में ये जो स्टोन वाली बात आप कर रहे हैं, तो इसके पेशेंट बहुत ज्यादा मिलते हैं। Definitely. इसकी क्या वजह है? मौसम, सबसे ज़्यादा तो क्लाइमेटिक कंडीशन, गर्मी का मौसम, फिर खाने पीने का ये, पानी कम पीना, तो क्लाइमेटिक कंडीशन सबसे ज़्यादा कॉमन, मतलब स्टोन के लिए प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर है। ट्रॉपिकल जो जोन है हमारा, जो गर्मी वाला जो जोन है, तो वो इसमें आपको पत्थर ज़्यादा मिलेगा। पानी का सेवन कम करते हैं हम लोग, साथ में जितना भी जो आपका क्या कहते हैं केन्ड फूड्स हुआ, चॉकलेट्स, नट्स, ये सब खाने से आपको स्टोन्स का फॉर्मेशन का रेट बढ़ जाता है। तो आजकल के युवा तो वैसे भी पानी का सेवन कम ही करते हैं, तो कितना खतरे में है युवा स्टोन के मामले में? खतरे में डेफिनेटली हैं। ऐसे केसेस आते हैं युवाओं के आपके पास? काफ़ी आते हैं, युवाओं तो या बच्चों में भी आते हैं। तो अगर पानी बहुत ज्यादा पिए, एवरेज एक दिन में कितनी पानी उनको पीना चाहिए? एवरेज जो नॉर्म्स है कि पानी आप इतना पिए कि आपका यूरिन जो हो, पेशाब जो हो, 24 घंटे में 2 लीटर हो एटलीस्ट। आप पानी उतना ही पिए, मतलब इतना मिनिमम आप पिए कि 2 लीटर आपको यूरिन हो। यानी 12 से 14 गिलास पानी वो एवरेज गिलास, हाँ, मतलब आप मान के चलिए 3 लीटर। मौसम के मतलब जाड़े में ठीक है थोड़ा आप कम पी सकते हैं, गर्मी में थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी में पसीना ज़्यादा निकलेगा तो आपको कंपनसेट करने के लिए थोड़ा ज़्यादा करना होगा। लेकिन इन जनरल आपका जो यूरिन आउटपुट 24 घंटा में होना चाहिए वो एटलीस्ट 2 लीटर होना चाहिए। ये नॉर्मल पेशेंट्स के लिए है। जो अब किडनी के पेशेंट्स हैं, जैसे CKD, क्रॉनिक किडनी डिजीज़, क्रॉनिक किडनी डिजीज़ वो नेफ्रोलॉजी का पार्ट हो गया। उस कंडीशन में, या हार्ट के पेशेंट हैं, CCF के पेशेंट हैं, तो उस सब कंडीशंस में पानी का रेस्ट्रिक्शंस होता है। ये जो है नॉर्मल के लिए है कि एटलीस्ट 2 लीटर यूरिन आउटपुट आपका होना चाहिए 24 घंटे में। यानी हार्ट अगर सारा कुछ सब सही है, हाँ। सिर्फ किडनी में स्टोन अगर हो गया है, तो पानी का जो पीना चाहिए, जो सेवन करना चाहिए 12 से 14 गिलास। किडनी में स्टोन हो गया है तो पहले तो उसका इलाज कराना होगा, उससे बचने के लिए, मतलब रिकरेंस नहीं हो, बार बार तो स्टोन नहीं ये हो। यूरोलॉजिस्ट के पास जाएंगे कि नेफ्रोलॉजिस्ट के पास? ऑब्वियसली यूरोलॉजिस्ट के पास। के पास जाएंगे। मैंने कहीं पढ़ा था कि 5 mm, कॉमन तो मैं देखता हूँ कि 5 mm के साइज के पत्थर हो जाते हैं। तो कहना है कि अगर पानी आप पी रहे हैं बहुत ज्यादा, तो वो पानी के सारे यूरिन के सारे निकल भी जाता है। हाँ, कितना सही है ये? सही है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकलता है, निकल सकता है, निकलता है भी। मेन है कि मान लीजिए कि 5 mm का एक स्टोन आपको किडनी में है, ठीक है, तो किडनी से जो रास्ता है, किडनी से यूरेटर में आएगा, यूरिन जैसे आएगा उसी रास्ते से पत्थर भी आएगा। अगर यूरेटर में कोई और पत्थर है, वो बड़ा पत्थर है, तो उस किडनी वाले पत्थर को आने नहीं देगा। या यूरेटर में, आपका यूरेटर में कोई इन्फेक्शन हुआ, चाहे कुछ हुआ, यूरेट्रिक स्ट्रक्चर हो गया, यूरेटर का रास्ता आपका जो नॉर्मल है वो कम गया, तब भी आने नहीं देगा। तो अगर सब एनाटमी आपका क्लियर है, केवल 5 mm का स्टोन है, तब वो चांसेस उसका बढ़ जाएगा निकलने का। लेकिन अगर मान लीजिए कि ओल्ड एज पेशेंट है, ओल्ड एज पेशेंट है, ब्लैडर में ही 5 mm 10 mm का स्टोन है, और प्रोस्टेट बहुत बड़ा हुआ है, पेशाब का नली जो है वो सिकुड़ा हुआ है, यूरेथ्रल स्ट्रक्चर है, तो कहाँ से आएगा? तो ये सब चीज़ मतलब एक पत्थर ही नहीं है, सब चीज मिला के एक ग्रुप बनता है और तब देखते हैं। हम भारतीय सर्जरी से बहुत डरते हैं, और जब बात होती है ये स्टोन की भी और सर्जरी की, तो लोग बहुत हिचकते हैं डॉक्टर के पास जाने के बाद, यूरोलॉजिस्ट के पास जाने के लिए। इसके बारे में बताएं कि अभी तो सर्जरी बहुत शायद आसान हो गया है। अभी तो स्टोन सर्जरीज या प्रोस्टेट के सर्जरी या पेशाब के थैली में ट्यूमर्स हो, ये सब अब एंडोस्कोपिकली होता है। इसको हम लोग एक शॉर्ट टर्म में बोलते हैं एंडोयूरोलॉजी, मतलब एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स फॉर यूरोलॉजी, दैट इज एंडोयूरोलॉजी। तो बल्क ऑफ द केसेस एंडोयूरोलॉजी से ही हो जाते हैं, उसमें कोई चीर फाड़ नहीं होता है। मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम लोग पेशाब के रास्ते से, जो पेशाब का रास्ता है उससे दूरबीन लेके घुसते हैं, उससे हम लोग पेशाब का रास्ता क्लियर करते हुए, कवर करते हुए हम लोग पेशाब की थैली में पहुंचते हैं। अगर डिजीज़ पेशाब की थैली में है तो वहीं पे काम हो गया। अगर मान लीजिए कि दाहिने या बाएं साइड के किडनी में है, तो रेस्पेक्टिवली जिस साइड के किडनी में या यूरेटर में प्रॉब्लम है, उसी
स्कोप से और टेलीस्कोप से हम लोग ऊपर जाते हैं। एक तरीका ये हुआ। एक तरीका हुआ कि एंडोस्कोपी क्यों करते हैं, मान लीजिए बड़ा पत्थर है किडनी में 2 सेंटीमीटर या 3 सेंटीमीटर का बड़ा पत्थर है, उसको आप नीचे के रास्ते से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नीचे से रास्ते से जो स्कोप लेके हम लोग जाते हैं उसका लिमिटेशंस है, इट हैज इट्स लिमिटेशंस, कि हम इतने साइज तक के पत्थर को ही उससे डील कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग पीठ में छोटा सा छेद करके, मतलब छोटा सा चीरा देके, और वहाँ से रास्ता बना के दूरबीन से वहाँ से पत्थर को निकालते हैं। उसको हम लोग PCNL कहते हैं। डॉक्टर साहब, 50 से अधिक उम्र वाले लोगों को प्रोस्टेट बहुत ज़्यादा होता है, Definitely. तो ये क्या है, इस उम्र में ही क्यों होता है और इसका क्या समाधान है और कैसे इसे बचा जा सकता है? क्या कोई उपाय है कि प्रोस्टेट नहीं हो? देखिए सावधानी बरती जाए देखिए इसमें। प्रोस्टेट होता नहीं है, प्रोस्टेट एक नॉर्मल ग्लैंड है, एक ग्लैंड, हाँ। ये सबको होता है, ये मेल में होता ही होता है। ये इसका एब्सेंस एक दूसरा सिंड्रोम है कि ये रेयरली एब्सेंट होगा। ये जो है सिम्टम्स जो आता है ये प्रोस्टेट ग्लैंड के बढ़ने से आता है। जो ये है ना कि प्रोस्टेट हो गया, दैट इज प्रोस्टेट, दैट इज नॉट ए डिजीज। ऐसे इसको ब्लॉक कर देता है वहाँ पे। हाँ, तो होता क्या है कि ये पेशाब का नली है और प्रोस्टेट जो है दोनों साइड ऐसे पड़ा रहता है, छोटा छोटा ग्लैंड है, उसका बहुत सारा काम है। उम्र बढ़ने के साथ ये ग्लैंड में ग्रोथ होता है, दोनों साइड से जब ग्लैंड में ग्रोथ होगा तो ये जो पेशाब का नली है ये बीच में कॉम्प्रेस होगा। कॉम्प्रेस होगा तो रास्ता आपका छोटा हो जाएगा पेशाब का, तब आपको सिम्टम्स आना शुरू होंगे। पेशाब का धार पतला होना, बार बार पेशाब लगना, रात में बार बार पेशाब उठ के जाना, पेशाब करने के बाद भी लगना कि पेट में अभी भी पेशाब है, मतलब अभी भी और पेशाब करने का मन है, इस तरह का बहुत सारा का सिम्टम्स मिलता है। और लॉन्ग टर्म्स में इस सब सिम्टम्स के चलते बैक प्रेशर, जैसे आप पेशाब करते हो तो नॉर्मली जिसको प्रोस्टेटिक सिम्टम्स नहीं है या जिसका सब कुछ नॉर्मल है, तो पेशाब करने के बाद मिनिमम पेशाब पेशाब के थैली में बचता है, दैट इज कॉल्ड PVR। उसको हम लोग पोस्ट वॉइडल रेसिडुअल यूरिन बोलते हैं। तो वो नॉर्मल मिनिमम बचता है। लेकिन जो BPH वाले पेशेंट होते हैं, जो प्रोस्टेट जो बीमारी सुन रहे हैं हम लोग, तो प्रोस्टेट तो बीमारी नहीं है, वो BPH है। तो BPH वाले पेशेंट्स में पेशाब करने के बाद भी पेशाब की थैली में बहुत बचता है, 100 ml, 200 ml, 300 ml, 500 ml। तो इससे होता क्या है कि लंबे समय तक जब पेशाब रहा, पेशाब की थैली में आप पेशाब करने जा रहे हैं, बूंद बूंद पेशाब हो रहा है या बहुत पतले धार से हो रहा है पेशाब, आपको आधे घंटे पेशाब करने में लगते हैं, तो ये जो इकट्ठा पेशाब है इसमें विथ टाइम इन्फेक्शन होने का चांसेस रहेगा। इन्फेक्शन होगा तो स्टोन बनने का चांसेस रहेगा। 2 बात। तीसरी बात, ये पेशाब इकट्ठा है, नॉर्मल पेशाब कहाँ बन रहा है? किडनी में बन रहा है। किडनी में यूरेटर के सहायता से वो पेशाब की थैली में आ रहा है, और जब अपने कैपेसिटी तक भर जाता है तो पेशाब के रास्ते बाहर चला जाता है। ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। तो अब चूंकि पेशाब नहीं निकल पा रहा है पूरा, पेशाब करने के बाद आपको 20 ml 30 ml रहना चाहिए था, वो अभी 200 से 300 ml है। तो इसके चलते पेशाब की थैली पे बैक प्रेशर पड़ता है, और इस बैक प्रेशर से जो पेशाब ऊपर से नीचे आना चाहिए, अब ये नीचे से ऊपर भागता है, रिवर्स होता है। और चूंकि ये इकट्ठा पेशाब है तो ये इन्फेक्टेड यूरिन है। तो इन्फेक्टेड यूरिन जब ऊपर जाएगा तो यूरेटर को भी इन्फेक्ट करेगा, किडनी को भी इन्फेक्ट करेगा, किडनी में सूजन होगा और फिर दूसरा कॉम्प्लिकेशंस चालू होगा। तो इसका इलाज क्या है? ऑपरेशन ही एकमात्र इलाज है? नहीं, ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन ही केवल एक इलाज है। अभी आज के डेट्स में बहुत सारे इलाज हैं। एक तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, बहुत सारे ड्रग्स भी हैं। इनिशियली हम लोग ड्रग्स दे के ही देखते हैं, ड्रग्स पे अगर कंट्रोल नहीं हुआ तो फिर सर्जिकल पार्ट्स में आते हैं। और सर्जिकल में एंडोयूरोलॉजी इतना एडवांस हो चुका है कि अब रेयरली बहुत बड़े बड़े ग्लैंड भी एंडोयूरोलॉजी से सक्सेसफुली क्लियर कर लिए जाते हैं। ओपन केसेस अब बहुत ही रेयर होते हैं। डॉक्टर साहब, एक जो मेरी जानकारी में है, युवा से संबंधित मैं बात आपसे कर रहा हूँ कि गुटखा का बहुत ज़्यादा सेवन करते हैं, और कहा जाता है कि जो ज़्यादा गुटखा का सेवन करता है तो वो असर होता है यूरोलॉजिस्ट पास पहुँचा देता है। वो नहीं, यूरोलॉजिस्ट से डायरेक्ट, देखिए गुटखा का सेवन, देखिए टोबैको इन एनी सेंस इज डेंजरस। तो टोबैको 2 चीज के लिए खासकर
कैंसर के रिस्क बढ़ाता है। मतलब फ्रॉम द यूरोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, एक आपका टोबैको किसी भी तरह से आप लेते हैं तो किडनी के, गुर्दे का कैंसर होने का खतरा बढ़ता है, पहला। और दूसरा पेशाब की थैली का, स्मोकिंग। अगर गुटखा छोड़ के थोड़ा हम मॉडिफाई उसको कर दें स्मोकिंग पे, तो स्मोकिंग एक बहुत रिस्क फैक्टर है पेशाब की थैली का कैंसर के लिए। मतलब लकीली बिहार झारखंड में ब्लैडर कैंसर का जो इंसिडेंस है कम है। यही आप अगर बंगाल, वेस्ट बंगाल चले जाइए या मेट्रोज में चले जाइए जहाँ पे फ्रीक्वेंटली बहुत ज़्यादा स्मोकिंग होता है, वहाँ आपको हर एक, मतलब 5 में या 4 में एक आपको ब्लैडर कैंसर का पेशेंट्स मिलेगा, यूरोलॉजी स्पेसिफिक। बिहार झारखंड में थोड़ा कम है उस रेस्पेक्ट में इंसिडेंस। आप यूरोलॉजिस्ट हैं और हजारीबाग में इससे पहले कभी कोई यूरोलॉजिस्ट अवेलेबल रहे नहीं है, नहीं है। और लोगों को रांची जाना पड़ता है। सबसे नियरेस्ट सेंटर, हेल्थ सेंटर रांची है, जहां वो जाते हैं इलाज के लिए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप अपनी सेवाएं कहां दे रहे हैं और क्या सुविधा आप देने वाले हैं यहाँ के लोगों को, ताकि उनको दिक्कत नहीं हो, कोई दूसरे शहर जाना ना पड़े। मैं अभी अपनी सेवाएं बड़का गांव रोड में श्री राम कृष्ण ये शांति आश्रम है, वहीं पे मैं अपना सेटअप डाले हुए हूँ। सारा एंडो यूरोलॉजी, जितने भी दूरबीन रिलेटेड ऑपरेशंस होंगे, मैं वहाँ सेटअप शुरू कर रहा हूँ। मतलब विद इन ए वीक इट विल बी स्टार्टेड। तो ये सारा जो इक्विपमेंट्स की जरूरत है, सारा कुछ आप ये सेटअप लेके आ रहे हैं? हाँ, मैं सेटअप लेके ही आ रहा हूँ। डॉक्टर साहब, एक बहुत कॉमन है, क्योंकि ये जो पेशाब से संबंधित जो समस्याएं हैं ये पुरुष और महिलाएं दोनों में समान है, लेकिन महिलाओं में यूटीआई का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखा जाता है। हाँ, महिलाओं में क्या वजह है और कैसे इनसे वो बचाव कर सकती हैं? देखिए, महिलाओं में यूटीआई का समस्या इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि जो पेशाब का नली, जिसको इंग्लिश में या साइंटिफिक टर्म्स में हम लोग यूरेथ्रा बोलते हैं, तो यूरेथ्रा जो फीमेल्स में होता है वो छोटा होता है, 4 सेंटीमीटर का अप्रॉक्स, 4 से 5 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का। मेल्स में वो 18 से 20 सेंटीमीटर का होता है। तो इन्फेक्शन जो छोटा रहेगा, तो मान लीजिए कि पेशाब के थैली में इन्फेक्शन होता है, अगर यूरेथ्रा के थ्रू इन्फेक्शन जा रहा है तो 4 सेंटीमीटर वाले यूरेथ्रा को कवर करने में इन्फेक्टिव ऑर्गेनिज्म को कम समय लगेगा विथ रेस्पेक्ट टू 18 से 20 सेंटीमीटर वाले को, इसलिए फीमेल्स में ज़्यादा होता है। तो उन्हें क्या सलाह देना चाहेंगे आप? बचने का कोई तो उपाय होगा, कोई सावधानी तो रखना होगा। प्रॉपर सैनिटाइजेशन, मतलब अपना हाइजीन केयर, और साथ में आपको जैसे देखिए फीमेल्स में बहुत सारा चीज़ अलग हो जाता है विथ रेस्पेक्ट टू मेल्स। मतलब आप दोनों को एकदम अलग अलग करके देखेंगे, क्योंकि फीमेल में प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के चलते अगर आप नॉर्मल डिलीवरी कराते हैं या जो भी कराते हैं, तो प्रेगनेंसी के चलते जो पेशाब का नली है, पेशाब की नली के अराउंड चारों तरफ मसल्स होते हैं। तो नॉर्मल डिलीवरी जो नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल डिलीवरी में बहुत बार होता है कि ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो गया, प्रोलॉन्ग लेबर हो गया, तो उस सब के चलते जो पेरिनियल मसल्स हैं वीक हो जाते हैं। मेल में उस तरह का एज सच कोई ये चीज़ नहीं है, लेकिन फीमेल्स में ये चीज़ें आ जाती हैं, एडअप हो जाती हैं। तो चूंकि वीक हो जाता है तो बहुत सारा चीज़, मतलब पेशाब रिलेटेड केवल इन्फेक्शन ही नहीं हो सकता है कि पेशाब लीक करने का, खांसने पे, चलने पे, बोलने पे पेशाब लीक करने का फीमेल्स में बहुत, जिसको SUI कहते हैं, स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। इनकॉन्टिनेंस मतलब पेशाब अपने से लीक कर गया। तो ये सब चीज़ें फीमेल्स में ज़्यादा होती है विथ रेस्पेक्ट टू मेल। मेल में जनरली होता भी है, तो मेल में जो होता है, एक होता है अर्ज इनकॉन्टिनेंस, कि मान लीजिए जो हम लोग BPH बोल रहे थे, BPH के जो बात कर रहे थे कि पेशाब हो नहीं पा रहा है, जो 25-30 ml या 50 ml यूरिन पेशाब करने के बाद बचना चाहिए, वो 500 या 700 ml बच रहा है। तो ये कभी कभी होता है मेल्स में कि रात में सो रहे हैं, पेशाब में मतलब कपड़े में आपका पेशाब लीक कर गया, तो उसको हम लोग अर्ज इनकंटिनेंस कहते हैं, कि जोर से पेशाब लगा और बाथरूम गए, जाते जाते पेशाब कपड़े में हो गया, तो उसको अर्ज इनकंटिनेंस कहते हैं। तो इसी तरह से है। एक मैंने पढ़ा था कहीं कि अगर ज़्यादा बच्चे होते हैं महिलाओं को, तो ये UTI का प्रॉब्लम का संभावना अधिक रहता है। हो ही सकता है इसमें कहीं, तो बस ये एक फिजियोलॉजी है। ज़्यादा बच्चे होने से मतलब डायरेक्ट नहीं है, लेकिन ये है कि आपका पेल्विक फ्लोर जो है वो कैसा है। सब नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है, सब कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरीज हो रहा है,
पेल्विक फ्लोर मसल्स आपका कमजोर हो रहा है तो केवल यूटीआई ही नहीं होगा, एसयूआई भी होगा, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी होगा और बहुत सारे रिलेटेड चीज़ें होंगे उससे। आपने साफ सफाई की बात की, तो आज का युवा वर्ग जो है वो कहीं ना कहीं साफ सफाई से खुद को दूर रखता है। डेली जो नहाने की बात होती है, 2 दिन 3 दिन ऑल्टरनेट डेज करके वो लेते हैं, वो भी एक बड़ा खतरा है जहां तक मैं जानता हूं। ये जो बीमारी है, इन्फेक्शन है उसका, उसके बारे में बताएं कि कैसे युवाओं को सचेत रहने की जरूरत है। डेफिनेटली सचेत रहने की ज़रूरत है। सबसे पहले तो और मतलब रेगुलरली मतलब बात तो लेना ही चाहिए। साथ में अंडरगारमेंट्स तो हर दिन चेंज होना चाहिए, शुड नॉट बी रिपीटेड। साथ में अगर आप मतलब युवा हैं तो टू बी वेरी फ्रैंक प्रोटेक्टिव सेक्स होना चाहिए, क्योंकि केवल यूटीआई ही नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे युवाओं में यूरेथ्रल स्ट्रक्चर ही होता है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। इन्फेक्शन केवल यूरिन से ही नहीं होता है, बहुत सारी चीज़ों से ही इन्फेक्शन जाता है। और ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज जो होते हैं, अगर एक मेल को है तो केवल वहीं तक नहीं रहेगा, जो काउंटर फीमेल है उसको भी उसके चलते ट्रांसमिट होगा। तो ये सब चीज़ें थोड़े से ध्यान देने होंगे। पेशाब की थैली की बात आपने की, वहाँ कैंसर की बात की, तो ये कितना खतरनाक है ये डिजीज, और किस वर्ग की आयु के लोगों को हो रहा है ये अधिक? पेशाब के जो थैली में कैंसर है ये बहुत ही खतरनाक डिजीज़ है। ये जनरली आपको 50s के बाद ही मिलता है जनरली, लेकिन कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जहाँ पे ये पहले दिन मिलता है। जैसे मान लीजिए, जैसे मैंने अभी स्मोकिंग मान के चलिए, स्मोकिंग जो एक उसका रिस्क फैक्टर है। उसके अलावा कुछ फैक्ट्री वर्कर्स में ज़्यादा दिखने को मिलता है, जैसे आपका डाई वर्कर्स हुए, पेंट वर्कर्स हुए, ये सब में ज़्यादा मिलता है। तो ये तो कॉमनली हमारे बिहार झारखंड में उस तरह का कोई इंडस्ट्रियल एरिया बेल्ट नहीं है कि जहाँ इस तरह का मिले, लेकिन जो स्मोकिंग जो है वो एक प्राइम रिस्क फैक्टर बन जाता है ब्लैडर कैंसर के लिए। और ये काफ़ी खतरनाक डिजीज़ है, इसमें रियकरेंस यानी बार बार होने का चांसेस रहता है। जो हम लोग एंडोस्कोपिक भी जो करते हैं ब्लैडर ट्यूमर का इलाज, तो होता क्या है कि एंडोस्कोपिकली हम लोग देखें, पहले मान लीजिए कि पेशेंट आया, लाल खून मतलब रेडिश यूरिन हो रहा है, हेमेचूरिया हो रहा है, हम लोग इन्वेस्टिगेट किए, सीटी स्कैन किए, देखे कि हाँ पेशाब की थैली में एक ट्यूमर पड़ा हुआ है। तो ट्यूमर पड़ा हुआ है, सब पेशेंट को फिट करके हम लोग ओटी में ले जाते हैं। उसके बाद उस ट्यूमर को हम लोग एक बार दूरबीन दे के देखते हैं और उसका हम लोग बायोप्सी लेते हैं, पूरे ट्यूमर को काट के हटा देते हैं। मान लीजिए 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर का है, ट्यूमर को काट के हटा देते हैं। उसके बाद हम लोग उसको बायोप्सी में भेजते हैं। बायोप्सी के रिपोर्ट आने के बाद ही फर्दर ट्रीटमेंट डिसाइड होता है। ऐसा नहीं है कि पेशाब की थैली में एक ट्यूमर है 2 सेंटीमीटर का, तो आप एक बार किसी यूरोलॉजिस्ट के पास गए और वो मतलब ऑपरेशन करके उसको निकाल दिया तो ट्रीटमेंट वहीं ख़त्म हो गया। ट्रीटमेंट वो जो अभी किया गया वो पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है, पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन है। चूँकि दूरबीन से हम कंफर्म किए कि पेशाब की थैली में ट्यूमर है, उसका बायोप्सी लिए और उसी समय जो छोटा ट्यूमर था उसको हम काट के हटा दिए। अब जो बायोप्सी का रिपोर्ट आएगा उस हिसाब से फर्दर ट्रीटमेंट करना होगा। और ब्लैडर ट्यूमर का ट्रीटमेंट लंबा चलता है, ब्लैडर ट्यूमर का ट्रीटमेंट लंबा चलता है। इसका अगर आप ट्रीटमेंट अच्छे से फॉलो अप नहीं करते हैं तो इसका फिर से होने का, दैट इज रियकरेंस होने का चांसेस बहुत ज़्यादा रहता है। और जो आपका बायोप्सी रिपोर्ट आया, अगर बायोप्सी रिपोर्ट में T2 एक ग्रेड हुआ, स्टेज हुआ उसका, यानी मसल का इन्वॉल्वमेंट, अगर मसल का इन्वॉल्वमेंट हो गया, पेशाब की थैली का अगर मसल इन्वॉल्व हो गया ट्यूमर से, तो वो खतरे की घंटी है। उस कंडीशन में मान के चलिए कि दूरबीन से इलाज नहीं होगा, आपको पूरा पेशाब के थैली को काट के हटाना पड़ेगा, पूरे पेशाब के थैली को काट के हटाना पड़ेगा और नया पेशाब का रास्ता आपको बनाना पड़ेगा पेट में। तो एक काफ़ी बड़ा ऑपरेशन है, 6 से 7 घंटे लगते हैं उसमें। एक बार जरूर चाहूंगा कि दर्शकों को आप बताएं कि इसका सिम्टम क्या है, कैसे पता चलेगा कि ये कैंसर ये हो रहा है पेशाब की थैली में। एक तो आपने बताया कि खून का आना, और कोई लक्षण है इसका? सबसे कॉमन और सबसे जो कॉमन सिम्टम है कि बिना दर्द के पेशाब से खून आना या पूरा पेशाब लाल होना।
दर्द हो रहा है, अगर मान लीजिए कि दर्द के साथ अगर लाल पेशाब हो रहा है तो चांसेस कम है कि वो ट्यूमर के चलते हो। लेकिन अगर बिना दर्द के चलते लाल पेशाब हो रहा है तो ये एक अलार्मिंग साइन है कि कुछ ना कुछ पेशाब की थैली में है। प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन और ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब, हमारे भारत में एक दादा दादी के नुस्खे बहुत ज़्यादा चला है। लोग जो ये पेशाब से संबंधित बीमारी है उसको बहुत इग्नोर करते हैं, और ये जो कुछ दवाएं हैं जो सड़कों पर मिल जाती है, या कोई कह देता है कि इसका छाल पियो, ये पत्ते पीस के पियो तो इससे ठीक हो जाएगा, इससे कितना सहमत है आप? ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ऐसे लोगों को क्या कहना है, मतलब पेशाब की थैली में अगर ट्यूमर है और ये पीने से ठीक हो जाए तब तो कोई इसी चक्कर में तो छोटा स्मॉल स्टेज का डिजीज पता चला कि एडवांस स्टेज के पास स्टेज होने के बाद यूरोलॉजिस्ट या किसी सर्जन के पास पहुंचता है, जो इस स्टेज में पहुंचता है कि लाइफ सेव करना मुश्किल हो जाए। तो कैसा लाइफ स्टाइल लोगों को सजेस्ट करेंगे आप कि ये एकदम तंदुरुस्त रहे, फिट रहे, ये जो आपके पास लोगों को उतना नहीं आना पड़े, परेशानी में नहीं पड़े, एक यूरोलॉजिस्ट की सेवा नहीं लेनी पड़ी, तो कैसा लाइफ लोग लीड करें? यूरोलॉजिस्ट इसमें योगा का कितना अहम योगदान है? योगा का डेफिनेटली, योग जो है वो एक होल सोल केवल यूरोलॉजी के लिए नहीं है, योग तो एक कंप्लीट बॉडी फिटनेस के लिए है। मतलब उसको मैं स्पेसिफाई करके यूरोलॉजी में नहीं बोल पाऊंगा, ठीक है। और बाकी जो एक हेल्दी लाइफस्टाइल फ्रॉम यूरोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से है, तो पहला कि आपको प्रॉपर हाइजीन रखना चाहिए, पेरिनियल हाइजीन। दूसरा, पानी का सेवन रेगुलर करेंगे, एटलीस्ट जो मैंने रिपीट भी किया था कि आपको 2 लीटर यूरिन आपका होना चाहिए 24 घंटे में। 13 से 14 ग्लास। हाँ, 13 से 14 ग्लास, 15 ग्लास, जो भी है आप अपने ग्लास के साइज के हिसाब से उसको एडजस्ट करें। तीसरा, अल्कोहल, टोबैको, इससे बचें, ये रिस्क फैक्टर है कैंसर्स का। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब, आप आए यहाँ पर, अपना समय दिया, कीमती समय हमें। ये थे डॉक्टर सत्यजीत कुमार सिंह। अगली बार फिर किसी नए अतिथि से मिलता हूँ। धन्यवाद।